Hello students, welcome to the ASM classes, and now we will discuss in this class intensity of electric field due to an electric dipole. That means वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में भी हमने यही पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन वहां पर पॉइंट चेंज था। पॉइंट क्या था? वहां पर पोजीशन चेंज थी। पोजीशन क्या थी? वहां पर पोजीशन थी एट एक्सियल पोजीशन, मतलब अक्षीय स्थिति। लेकिन इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एट इक्वेटोरियल पोजीशन। एट इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है? ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है निरक्षीय स्थिति। किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जब हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ये प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति होती है वो पढ़नी है कि क्या होती है। देखिए हम जानते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, जैसे ये प्लस क्यू माइनस क्यू बेस रखा हुआ है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2L होती है। ये क्या बन जाता है? एक सिस्टम बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। अगर इसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन इधर खींचता हूँ, एक परपेंडिकुलर लाइन इधर खींचता हूँ, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो इसकी निरक्षीय स्थिति माने जाएंगे। किसी भी एक पॉइंट पर अगर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकाल ली तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानी जाएगी इसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी? इलेक्ट्रिक डायपोल की। ओके, समझ गए ना कि निरक्षीय स्थिति क्या होती है। अब जब निरक्षीय स्थिति समझ लिए तो अब अपने टॉपिक पर आते हैं सीधे सीधे। देखिए टॉपिक को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बना रखा है। वो क्या है? देखिए ए और बी, यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, जिसके बीच की डिस्टेंस 2L है। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ओके, अब इसके मिड पॉइंट से यहाँ से आधा आधा हो जाता है। मिड पॉइंट क्या करता है? लाइन को आधा आधा करता है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाती है L और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाती है L। इसकी निरक्षीय स्थिति में मतलब इसकी मिड पॉइंट से ऊपर की लाइन खींचते हैं तो इसकी P बिंदु पर, P बिंदु कहाँ पर आ गया? इसके निरक्षीय स्थिति पर आ गया है। तो हमने P बिंदु पर क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए इस आवेश के कारण इस पर अलग निकालेंगे, इस आवेश के कारण इस पर अलग निकालेंगे और दोनों का वेक्टर एडिशन कर देंगे। ठीक है, जो वेक्टर एडिशन करने के बाद जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या होगी? इक्वेटोरियल पोजीशन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ओके डन। तो देखिए अब जब इस आवेश के कारण यहाँ पर निकालेंगे तो बीच की डिस्टेंस चाहिए, इसके कारण जब यहाँ पर निकालेंगे तो बीच की डिस्टेंस चाहिए। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए हम ट्रायंगल को देख रहे हैं कि इसके मिड पॉइंट से कोई लाइन परपेंडिकुलर खींची, मैंने बताया अभी। तो ये कैसा ट्रायंगल बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये कैसा ट्रायंगल बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ओके, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो उससे पहले हम यहाँ से मिड पॉइंट से इस P तक की दूरी को हमने कंसिडर करना होगा, हमेशा करना होगा। कितना? R। ओके, अब जो आधार हो जाता है, जो बेस हो जाता है वो हो जाता है L, और जो परपेंडिकुलर हो जाता है वो कितना हो जाता है? R हो जाता है, और हाइपोटेनस AP। तो हमने AP का मान निकालना है और किसका मान निकालना है? AB की, PV की वैल्यू निकालिए क्योंकि बीच की डिस्टेंस चाहिए होगी। तो कैसे निकालेंगे? और उससे पहले भी एक बात बता दूं कि PA और PB बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि इसके मिड पॉइंट से लाइन खींची गई है और मिड पॉइंट से लाइन खींचते हैं और किसी बिंदु को मिलाते दोनों कॉर्नर से, तो वो जो दोनों लाइनें होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए ये त्रिभुज कौन सा बन जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भुजा जितनी होगी ये भी साइड उतनी होगी। तो इसका मतलब एक की निकाल लो और दूसरी को तो अपने आप पता लग जाएगा। ओके डन। तो देखिए हम त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में बात करते हैं? त्रिभुज PAO। PAO में किससे? PGP से। PGP से तो क्या होता है? देखिए PV निकालना, PA निकाल लेते हैं। चलिए, दिख रहा होगा PA का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, तो PA का मान आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट में कितना? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आगे पीछे करके लिख लिया क्योंकि मुझे R पहला लिखना अच्छा लगता है। ओके, इसलिए तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, किसमें? अंडर रूट में। तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी इतनी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और एक बात और, ये हमने थीटा कंसीडर करना होता है। कितने एंगल का है? थीटा। ये एंगल कंसीडर करना होता है। कितने एंगल का है? ये थीटा एंगल का है। ओके, तो अब जब ये इतना है तो ये भी इतना होगा, क्योंकि जब दो भुजाएं समान होती हैं किसी त्रिभुज में तो उसके आमने सामने के कोण भी समान होते हैं। हमने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ था ये प्रॉपर्टी। तो ये भी कितना होगा? थीटा ही होगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे प्रोसेस पर। इसकी प्रोसेस क्या है देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे, देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता। ओके, अब कितनी होगी, ई ए इक्वल टू, यहाँ पर के लिखा था मैंने, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कितनी होगी। यहाँ पर के का मान नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा लफड़ा पड़ जाता है। ओके, तो यहाँ पर के लिखिए क्योंकि बाद में लास्ट टाइम हम के का मान रख देंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू अपॉन, नीचे डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भैया इतनी है और इसका स्क्वायर होगा। तो देखिए स्क्वायर जब होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, डायरेक्ट अंडर रूट हटाइए, प्लस एल स्क्वायर। ओके, इतना आ जाता है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी तो मैंने बता ही दिया आपको कि जब माइनस क्यू के कारण कोई बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन उसी आवेश की तरफ होती है, इसी आवेश की तरफ होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या बना देंगे हम, ई ए, जो डायरेक्शन ऑफ ई ए है माइनस क्यू के कारण जो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसकी डायरेक्शन इसी की ओर होगी। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब क्या होगी, यहां पर क्या मान रहा है, EV, अलग अलग दिखाने के लिए। ठीक है, EV इक्वल टू कितना हो जाएगा, के बाहर रखिए, Q अपॉन, यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ से आता कि डिस्टेंस सेम है तो नीचे कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट क्यों नहीं आया, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ होता है, स्क्वायर लग गया तो अंडर रूट से स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर से अंडर रूट हट गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। इसकी डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस क्यू की ओर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पी से दूर की ओर, लेकिन इस लाइन के अलोंग ही होगी, याद रखना इस बात को। तो इस लाइन के अलोंग किधर की ओर होगी, देखिए इधर की ओर। ओके, ई वी दूर की ओर हो गई। ठीक, अब देखिए इसे थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से मैं। अब इस बिंदु पर हमने टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी, और उससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको लग रहा होगा ई ए और ई वी में इसके मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर हैं या नहीं है, बिल्कुल बराबर हैं। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या करेंगे हम, देखिए दोनों अगर बराबर हैं तो हम यहां पर लिख सकते हैं ई ए इक्वल टू ई वी, इक्वेशन नंबर 3 हो गया कंप्लीट, वेरी गुड। अब देखिए, अब बात आती है हमारी जो इस डेरिवेशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अब आता है। वो क्या है, देखिए इस पॉइंट पर हमने क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है टोटल। इसके लिए हमने दो कंपोनेंट मिल गए हैं इसके, क्योंकि देखिए दो कंपोनेंट का मतलब क्या है, देखिए अगर हम दोनों क्षेत्र की तीव्रताएं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, एक ही लाइन पर होती, तो हम घटा देते हैं। रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इसे घटा देते। लेकिन और अगर दोनों एक ही तरफ होती तब जोड़ देते, लेकिन यहाँ तो ना ही विपरीत है और ना ही एक ही दिशा में, यहाँ तो भाई साहब क्या है, एक इधर को जा रही है और एक इधर को, है ही नहीं एक दूसरे के विपरीत, ना ही एक ही दिशा में। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, या तो हमने वेक्टर एडिशन का जो फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट वेक्टर आपने पढ़ा नहीं है ना, तो यहाँ पर प्रोसेस चेंज करिए थोड़ी सी। ठीक है, प्रोसेस चेंज क्या करिए, थोड़ा सा इजी मेथड में जाइए। एक इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचिए। ठीक, अब एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है, तो इसलिए सदिश राशि जो होती हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, उनके कंपोनेंट ब्रेक होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट दो ब्रेक होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर कोई एक टुकड़ा रखा है, ठीक, एक टुकड़ा रखा है क्षैतिज पर। अब यहाँ पर बल लगता है, जब इधर की ओर बल लगेगा तो ये टुकड़ा जो है वो इधर की ओर जाएगा। लेकिन इमेजिन करिए कि इस पर बल जो लग रहा है, बल लग रहा है, वो किधर की ओर लग रहा है, वो ऐसा लगा रहे हैं। तो इसका मतलब थोड़ा बल इधर की ओर लगेगा और थोड़ा बल इधर की ओर लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, तो इसका मतलब दो कंपोनेंट हो जाएंगे, और जो रिजल्टेंट बल लगेगा वो किधर की ओर जाएगा, वो इधर की ओर जाएगा। समझ रहे हो बात को, बिल्कुल। तो वही चीज है, यहाँ पर भी दो कंपोनेंट ब्रेक होते हैं प्रत्येक सदिश राशि के। तो एक कंपोनेंट जो होता है ऊपर की दिशा में बिल्कुल इधर होगा, और एक कंपोनेंट इधर होगा। ऐसे ही क्या होगा, इसका होगा एक कंपोनेंट तो इधर होगा और एक कंपोनेंट किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। ओके, अब कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, सबसे पहले ये डिसाइड करता है थीटा। ये बताएं, ये थीटा है बिल्कुल, तो ये थीटा होगा नहीं होगा, क्योंकि जेड पर बने हुए कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। जेड मतलब देखिए आपने पढ़ा होगा ये, तो ये जितना होगा थीटा है तो ये भी थीटा होगा, या फिर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इन्हें बोला जाता है एकांतर कोण। ओके, फिर देखिए ये थीटा है तो लाइन के सीधे ये वाला कोण भी थीटा होगा। क्यों होगा, ये दोनों आपस में क्या है, संगत कोण। क्योंकि देखिए अगर मैं इस तरह लाइन खींचता हूं तो जितना कोण ये है उतना ही कोण ये होगा, होगी नहीं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो नीचे वाला थीटा होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ओके, तो यहां पर कितना हो जाता है, थीटा हो गया, और यहां पर कितना हो गया,
थीटा हो गया। अब देखिए जो थीटा के साथ कंपोनेंट टूटता है वो कोस थीटा में टूटता है हमेशा, और जो विदाउट थीटा टूटता है वो हमेशा साइन थीटा में टूटता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई बी था ना, ई बी साइन थीटा, क्योंकि विदाउट थीटा यहाँ पर कोई थीटा नहीं है। और ये होगा, इसका कंपोनेंट है, ये कितना होगा, ई ए साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पर कितना होगा, जो इसकी तीव्रता होगी, इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो कितना होगा बताएं, ई बी कोस थीटा, और इसका क्या होगा, ई ए कोस थीटा। ठीक है, अब चार घटक टूट गए, दो घटक इस वाले के टूटे हैं, दो घटक इस वाले के टूटे हैं, मतलब कंपोनेंट। ओके, इन दोनों की तीव्रताओं के जो क्षैतिज घटक हैं, जो कोस थीटा वाले घटक हैं, वो एक ही दिशा में और ये जस्ट अपोजिट है। एक बात और समझो, यहाँ पर समझाने वाली क्या है, देखिए समझाने वाली बात यह है कि ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये वाले दोनों घटक एक दूसरे के अपोजिट हैं, बिल्कुल अपोजिट है। इसका मतलब इन दोनों का परिणाम निकालते हुए क्या कर दिया जाएगा, इन्हें घटा दिया जाएगा। अब मैंने बताया कि भैया जो ई ए है और ई बी है दोनों बराबर हैं, मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये टोटल के टोटल जो हैं वो बराबर हो गए नहीं हो गए, क्योंकि यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, और ई ए किसके बराबर है, ई बी के बराबर। तो इसका मतलब ई ए की जगह ई बी भी रख सकता हूँ, तो दोनों ई बी साइन थीटा, ई बी साइन थीटा हो जाएंगे। तो इसका मतलब दिशाएं कैसी विपरीत हैं, और क्या है, मैग्नीट्यूड जो है, परिमाण जो है समान है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब इन दोनों घटकों के कारण इस बिंदु पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं आएगी। ओके, अब बचे कौन से घटक, अब बचे ये वाले घटक। अब ये वाले घटक बचे ई बी, और देखो मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन दिशाएं क्या है, सेम है, इसलिए भाई साहब ये घटेंगे नहीं, ये जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब पी बिंदु पर इन दोनों के कारण तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी नहीं, लेकिन इन दोनों के कारण आएगी। इन दोनों के कारण कितनी आएगी, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ओके, तो यहां पर देखिए बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बताएं, E इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अब ई ए और ई बी क्या है, दोनों बराबर हैं, तो इस समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा, यहां पर देखें अगर, तो ई ए इधर नहीं इधर लिखते हैं, चलिए यहां पर देखें, ई ए ई खाली ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पर 2 लग जाएगा क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे, आपस में दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ पर ई बी की जगह ई ए कर दूं तो ई ए 2 ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, कोस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से ट्राइंगल से निकालनी है। कौन से ट्राइंगल से, कोई से भी ट्राइंगल से निकाल लो, किसकी, कोस थीटा की। तो कोस थीटा की मैं इस वाले ट्राइंगल से निकाल रहा हूँ जो इधर वाला था। कोस थीटा इक्वल टू, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना, देखिए आधार तो एल है, कर्ण कितना, ये कर्ण कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, तो कोस थीटा की जगह ये रख दूँ, ये रख देंगे ना। ओके, तो यहाँ पर मिलेगा कितना, ई इक्वल टू 2 ई ए एल अपॉन, अब यहाँ पर हाँ चलिए एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये अंडर रूट में आ गया। अब ई ए का मान रखिए यहाँ से, ई ए का ई बी का किसी का भी मान रख दो, तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 2 इंटू 1 अपॉन ई ए का के था ना भाई साहब, के, तो के इंटू क्यू अपॉन कितना नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आगे देखिए 2k क्यू एल अपॉन नीचे देखिए जब भी अंडर रूट अगर दिखे तो उसकी पावर होती है कितनी, हाफ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, 1/2। ओके, अब इसे क्या काम करते हैं, के को बाहर निकालिए। अब के को तो बाहर निकाल लिया हमने, कितना बचा ऊपर, 2ql बचा। ठीक है, अब 2ql नीचे, इसकी पावर तो 1 है, इसकी पावर आधी है, तो 1 और आधी कितनी हो जाएगी, 1.5 को कैसे लिखा जाता है, 3/2 करके लिखा जाता है। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि आधार सेम है, आधार सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है। इसकी 1 पावर है और इसकी आधी, आधी और 1 1.5 का मतलब 3/2। अगर ना मानो तो ऐसे देख लो, 2 की गुणा इधर होगी कितना, 2 + 1/2 इक्वल टू कितना, 3/2, तो 3/2 हो गया। अब देखिए 2ql हमने पढ़ा है, 2ql क्या पढ़ा है हमने, 2ql p होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, होता नहीं होता है 2ql। तो यहाँ पर k का मान भी रख दिए, k का मान सबको आता है, कितना आता है बताएं मुझे। यहाँ से भाई साहब k का मान आता है हमारा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL, 2QL की जगह P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, ये इक्वल टू इतना आ गया। अब देखिए ये इतना आंसर हो जाता है, लेकिन हम जो मानते हैं वो मानते हैं कि जो L है वो R से बहुत छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि भाई साहब देखिए R तो ऑलरेडी इतना बड़ा आ गया, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, और देखिए 2L हमारी इस वैद्युत द्विध्रुव की डिस्टेंस थी, उससे भी हमने आधी कर ली। L जो था 2L का भी आधा है, इसका मतलब कंपैरिजन टू R जो ये L होगा बहुत ही छोटा होगा। तो अब देखिए स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, इसके बाद यहाँ पर करते हैं हम। देखिए तो यदि R इज वेरी ग्रेटर देन ऑफ L, देन मतलब जब R बहुत बड़ा होगा किससे, L से, तब क्या होगा, कर दिया जाएगा L को हमने छोड़ दिया जाएगा, L की जगह 0 रख दिया जाएगा। ओके, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा P अपॉन आर स्क्वायर, और क्या होगा बताएं मुझे, नहीं बता रहे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल बाई 3। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। जब इसकी मल्टीप्लाई होगी आगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन यहाँ पर आर स्क्वायर इंटू 3/2, इससे कैंसिल हो गया, तो आगे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर क्यूब। एक ओके, इतना ये रिजल्टेंट मिला है हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, बिंदु P पर। ओके, और इसकी रिजल्टेंट जो तीव्रता आई है हमारी, इंटेंसिटी आई, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन देखिए इस एक्सिस के अलोंग, किस एक्सिस के अलोंग, जो इसकी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष होती है उसके अलोंग, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि दोनों इन दोनों के कारण आई है ना, तो हम कह सकते हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, इसके जस्ट अपोजिट, इसके समांतर P बिंदु से दूसरी ओर। ओके, चलिए देखिए आज के हमने वीडियो में पढ़ा है इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो आई होप ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो देखिए वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह। चलिए।